तो ये हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्री मॉड्यूल्स के ऊपर। एक थ्योरम हम पढ़ रहे थे। क्या है थ्योरम? लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी। फ्री मॉड्यूल्स कौन से मॉड्यूल्स होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा। ऐसे मॉड्यूल जिनके लिए हमारे पास एक बेसिस होती है कि एक सेट जो है वो पूरे मॉड्यूल को जनरेट करता है, और जनरेट करता है साथ ही साथ वो सेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और वो सेट क्या है? सब सेट होता है मॉड्यूल का। तो फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन थोड़ी सी रिवाइज की। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी देन फॉलोइंग कंडीशंस ऑन ए यूनिटरी आर मॉड्यूल एफ आर इक्विवेलेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। कौन कौन सी कंडीशंस थी? एफ हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, वो फ्री मॉड्यूल है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने यही रख दी कि एफ हैज नॉन एम्प्टी। अच्छा, इसी की जगह पे अगर मैं लिख दूं एफ इज फ्री मॉड्यूल, तो भी जाहिर सी बात है कि उसका मतलब ये होगा कि इसकी कोई नॉन एम्प्टी बेसिस है। दूसरी कंडीशन क्या है? एफ इज द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच इज आइसोमॉर्फिक एज लेफ्ट आर मॉड्यूल टू आर। कि एफ जो है वो इक्वल है इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स के। मतलब एफ इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स की फॉर्म में हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा था। ईच आर एक्स जो है वो आइसोमॉर्फिक टू लेफ्ट आर मॉड्यूल आर, मतलब ईच आर एक्स जो है वो आइसोमॉर्फिक टू आर होगा। थर्ड कंडीशन, एफ इज आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल आर। थर्ड कंडीशन में हमने ये कहा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एफ इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स। यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर। यहाँ साइक्लिक की बात नहीं हो रही, आर की कॉपीज। आर की कॉपीज लिखने का मतलब ये कि आर का अपने आप के साथ डायरेक्ट सम हमने लेना। फोर्थ कंडीशन में देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड ए फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एफ, then for any R module A and function f from x to A, there exists unique R module homomorphism f bar from f to A such that f bar I is equal to f। के फोर्थ कंडीशन में I जो है वो इंक्लूजन मैप है। इंक्लूजन मैप किस तरह से? x क्या है? असल में बेसिस है फ्री मॉड्यूल f की। बेसिस है तो x सबसेट होगा f का, तो सबसेट से सेट तक जो भी मैप डिफाइन होता है, जो भी तो नहीं लेकिन ये एक मैप स्पेशल है जिसका नाम है इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप असल में आइडेंटिटी मैप ही होता है जो x के एलिमेंट्स को अपने आप के ऊपर मैप करते हैं, क्योंकि f का ही सबसेट है ना x, तो ये जो x के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे f में भी मौजूद हैं। Then for any R module A and function f from x to A there exists। तो हमने इस पार्ट में प्रूफ क्या करना है? हमने एक यूनिक R मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f बार की एग्जिस्टेंस शो करनी है सच दैट के f बार I जो है वो इक्वल टू f होगा। तो इसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा मैं रिवाइज करती जाती हूँ। 1 implies 2 में हमने सपोज किया था कि f हैज नॉन एम्प्टी बेसिस। तो शो हमने ये किया था, नॉन एम्प्टी बेसिस की लेने के बाद शो हमने ये किया था कि f इज बेसिकली द इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनल डायरेक्ट सम में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मैंने यहाँ लेक्चर नंबर 9 ओपन किया हुआ है, इसमें यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन भी होगी। ये है हमारे पास प्रोपोजिशन, ये डेफिनेशन। तो एक मॉड्यूल m जो है वो इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब मॉड्यूल्स इस तरह से कि m इक्वल होता है n1 प्लस n2 प्लस so on प्लस n के। इंटरनल डायरेक्ट सम का जब वर्ड आता है तो वहां पे हम इन मॉड्यूल्स को ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ एक्सटर्नल डायरेक्ट सम का वर्ड आता है वहां हम कहते हैं कि इन मॉड्यूल्स के टुपल्स की फॉर्म, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म होती है असल में वो। तो यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है इंटरनल डायरेक्ट सम की, तो इस वजह से हमने क्या किया है? f के हर एलिमेंट को शो किया है कि उसे लिखा जा सकता है एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये आर एक्स की कॉपीज। तो बेसिकली हमने 1 implies 2 में क्या शो कर दिया? 1 implies 2 में सपोज किया कि f हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, और उसी बेसिस को और f की
एफ के हर एलिमेंट को बेसिस के एलिमेंट्स में कैसे लिखा जा सकता है, उसको यूज करते हुए हमने ये शो कर दिया कि एफ इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स आर एक्स। फिर नंबर 2 में हमें साथ ही साथ ये भी शो करना था कि ईच आर एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू आर, कि हर आर एक्स जो है वो आर के आइसोमॉर्फिक है। मतलब क्या है कि हमें आर एक्स और आर के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। तो उसके लिए हमने एक मैप डिफाइन किया आर से आर एक्स तक इस तरह से, और ये शो कर दिया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। मैंने आपसे कहा कि आप लोग खुद कर लेंगे कि आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है और ये ऑन टू है। इसका 1-to-1 होना जो है उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया है। रिजल्ट क्या यूज किया है कि कर्नल ऑफ फाई एक्स जो है वो इक्वल टू 0 अगर आएगा तो हम कहेंगे फाई एक्स इज 1-to-1। यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हमने क्या करना है, अब हमने शो करना है 2 implies 3। 2 implies 3 में हम दोनों की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि असल में है क्या। स्टेटमेंट 2 जो हमने सपोज करनी है वो ये है कि f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स। और स्टेटमेंट 3 जो हमने शो करनी है वो क्या है, f इज आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल आर। के सपोजिशन हमारी ये है कि f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स। अब एक हमने लेक्चर 9 में जो प्रोपोजिशन पढ़ी थी, ये प्रोपोजिशन हमें ये तो बताती है कि मॉड्यूल्स का एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, ये प्रोपोजिशन वही वाले मॉड्यूल्स जो n1 n2 nk का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है ये आइसोमॉर्फिक है n1 n2 so on nk के इंटरनल डायरेक्ट सम के। लेकिन अब यहाँ लेक्चर 15 में जब हम आते हैं, यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है इन दोनों 2 implies 3 में जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो थोड़े डिफरेंट किस तरह से हैं, यहाँ पे हमारे पास है f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है f इज आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक। मतलब हमें शो ये करना है कि f इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ r। मतलब यहाँ जो हमें शो करना है वो r की कॉपीज को शो करना है कि वो f के आइसोमॉर्फिक है। लेकिन जो हमारी सपोजिशन है वो साइक्लिक मॉड्यूल्स है, मतलब आर एक्स कैपिटल आर और आगे उसके लिखा हुआ हो x। तो यहाँ पे जो इंटरनल डायरेक्ट सम है वो साइक्लिक आर मॉड्यूल्स का है। अगर तो ऐसा होता कि यहाँ भी साइक्लिक आर मॉड्यूल्स होते, यहाँ भी आइसोमॉर्फिक टू हमें साइक्लिक आर मॉड्यूल्स शो करना होता, तो फिर तो हम ये लेक्चर 9 वाली सिंपली प्रोपोजिशन यूज करते और हम ये कहते हैं कि हमेशा इंटरनल डायरेक्ट सम जो है वो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक होता है। तो फिर हम सिंपली यहाँ पे ये बात कह देते फ्रॉम प्रोपोजिशन ऑफ लेक्चर 9 क्या है कि इंटरनल डायरेक्ट सम इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, तो हमारी बात कंप्लीट हो जाती। अब इस प्रोपोजिशन 9 को यूज करने में हमारे पास मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे साइक्लिक आर मॉड्यूल्स आर एक्स हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल सिर्फ आर है जो आर ही की अपनी कॉपीज है, मतलब आर का अपने आप के साथ डायरेक्ट सम है। और यहाँ पे एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है, यहाँ पे इंटरनल डायरेक्ट सम है। अगर मैं ये बात शो कर दूं कि जो आर का एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है वो आर एक्स के एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक है, तो फिर वो मेरी बात पूरी हो जाएगी कि यहाँ पे फिर मेरे पास यहाँ भी आर एक्स की कॉपीज होंगी, यहाँ भी आर एक्स की कॉपीज होंगी। तो फिर मैं ये लेक्चर 9 की प्रोपोजिशन यूज कर लूंगी और ये कह दूंगी कि इंटरनल डायरेक्ट सम इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। तो ये चीज मैंने यहाँ पे शो की है प्रूफ के अंदर। मैंने क्या शो किया है, वी शो इजीली दैट अगर आर एक्स आइसोमॉर्फिक टू आर है तो क्या होगा, आर एक्स का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम है ये भी आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ आर होगा। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है ना, ये असल में ये सिर्फ आर है। ये सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देने का मतलब, मैंने उस दिन भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखने का मतलब ये है कि आर की कितनी कॉपीज हैं जितने एक्स के एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में, इस आर एक्स का मतलब साइक्लिक आर मॉड्यूल नहीं है, ये वाला आर एक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिंपल आर है जो कि रिंग है। रिंग को हमने इटसेल्फ मॉड्यूल कंसीडर किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ
कॉपीज ऑफ आर। तो ये शो करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोपोजिशन ऑफ लेक्चर 9 जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने से हमारी 2 implies 3 वाली कंडीशन जो है वो आसानी से प्रूव हो जाएगी। इस वाली आइसोमॉर्फिज्म को शो करने के लिए मैंने जो मैप यूज किया वो क्या है, 5 फ्रॉम external direct sum of copies of R to external direct sum of copies of cyclic R module Rx। तो इस मैप को डिफाइन किस तरह से किया, फाई ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स ऑफ आर एक्स। फिर मैंने इसको यहाँ पे ओपन करके भी लिख दिया हुआ है कि फाई ऑफ आर एक्स लिखने का मतलब असल में ये है कि ये यूं से कंपोनेंट्स की फॉर्म है आर एक्स वन कोमा आर एक्स टू कोमा सो ऑन आर एक्स एन कोमा सो ऑन। मैंने ये बताया कि ये जो x के एलिमेंट्स है हमें नहीं पता कि x फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो हम जनरली इनफाइनाइट का केस प्रूव करते होते हैं ताकि वो मोर जनरल बात पे है। इज इक्वल टू यहाँ पे फाई एक्स वन आर एक्स वन कोमा फाई एक्स टू आर एक्स टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये वाला ट्रिपल आंसर में आएगा फाई मैप अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसको आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं किया, लेकिन आपने इसको शो करना है। तो एक्सरसाइज में मैंने लिखा भी है कि जो जो चीजें मैंने लेक्चर के अंदर छोड़ी हुई है प्रूफ करने वाली वो आपने प्रूफ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 implies 3 वाली कंडीशन क्योंकि हम प्रूफ कर लेते हैं प्रोपोजिशन ऑफ लेक्चर 9 को यूज करके, तो हमें पता चलता है कि f इज आइसोमॉर्फिक टू कॉपीज ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ r। अब हमने क्या शो करना है, 3 implies 1। 3 implies 1 में थर्ड कंडीशन में है कि f इज आइसोमॉर्फिक टू कॉपीज ऑफ r, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ r। 3 कंडीशन ये है, f is isomorphic to direct sum of copies of R। और 1 में हमने क्या शो करना है, f has नॉन एम्प्टी बेसिस, मतलब ये हमारी सपोजिशन है कि f is isomorphic to direct sum of copies of R। और शो हमें ये करना है कि f has नॉन एम्प्टी बेसिस। हम देख लेते हैं हमने कैसे शो किया। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं हमारी सपोजिशन में कि f इज आइसोमॉर्फिक टू कॉपीज ऑफ R, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई एक आइसोमॉर्फिज्म है। मैंने ये कहा कि आइसोमॉर्फिज्म इस तरह की है कि वो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम से f तक है। लेट थीटा x, हमें क्योंकि ये शो करना है कि f की कोई ना कोई बेसिस है, तो बेसिस के लिए हमें कुछ ना कुछ तो वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वेक्टर्स डिफाइन करने के बाद ही फिर हम ये देख सकेंगे कि क्या वो बेसिस बनती है या वो बेसिस नहीं बनती। तो यहाँ पे मैंने जो मैं कह रही हूँ वेक्टर स्पेस मेरे जहन में आ गई। यहाँ पे हम एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं जो कि मॉड्यूल की बेसिस बनेगी। वो एलिमेंट्स हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, लेट थीटा एक्स बिलोंग टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर। अगर मैंने थीटा एक्स कॉपीज ऑफ आर का एलिमेंट लिया है तो थीटा एक्स को डिफाइन किस तरह किया, थीटा एक्स ऑफ आर आई इज इक्वल टू 1 अगर आई इज इक्वल टू एक्स होगा, और थीटा एक्स ऑफ आर आई इज इक्वल टू 0 अगर आई नॉट इक्वल टू एक्स होगा। मतलब आप सिंपली ये बात समझ लो, बजाय इसके कि ये वाली डेफिनेशन अगर आपको कंफ्यूज कर भी रही है तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन करके भी लिख दिया हुआ है कि थीटा 1 इक्वल होगा 1 0 0 टू सो ऑन 0। और इसी तरह से थीटा 2 में क्या होगा, थीटा 2 के अंदर पहला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, दूसरा 1 और बाकी आगे सारे के सारे 0 कंपोनेंट्स। जैसे हम वेक्टर स्पेस में आर एन की बेसिस पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की बेसिस है। अब यहाँ पे जो बेसिस है वो हम किसकी बेसिस बना रहे हैं, ये जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ये किस में से हैं, डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर। तो जाहिर है ये जो डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर है इसमें टुपल्स ही है ना, तो टुपल्स के फॉर्म में लिखे हुए सेट्स की जो बेसिस हमारे पास आती है वो किस तरह से आती है, वो इसी तरह से जैसे हमने वेक्टर स्पेस में आर एन की बेसिस पढ़ी हुई है कि जो कंपोनेंट हम जैसे थीटा 1 डिफाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा बाकी सारे 0, थीटा 2 डिफाइन कर रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट 1 होगा बाकी सारे 0, इसी तरह से सो ऑन जितने भी हमने थीटास डिफाइन करने हैं। देन थीटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स इज बेसिस फॉर डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स। ये बड़ी क्लियर सी बात है कि ये इसकी बेसिस बन जाती है। कैसे बेसिस बन जाती है कि डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। और दूसरी बात ये कि ये जो सारे एलिमेंट्स जो हमने बेसिस में डिफाइन किए हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
ये बड़ा ऑब्वियस सा प्रूफ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि वेक्टर स्पेस वाले कोर्स में लीनियर वेक्टर स्पेस अलजेब्रा 2 के नाम से आपने जो पढ़ा है, उसमें यकीनन आपने ये प्रूव किया होगा कि ये वाला जो सेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये Rn की बेसिस बन जाती है। तो बिल्कुल वही वाली चीज जो है वो यहाँ पे है, लेकिन हमें इसको यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस बड़ा क्लियर सी बात है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसकी कलेक्शन जो है इस बेसिस फॉर कॉपीज ऑफ R। तो हमें अब ये पता चल गया कि ये कॉपीज ऑफ R की बेसिस है। हेंस अब ये जो साई है ये आइसोमॉर्फिज्म है। कहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म है? कॉपीज ऑफ R से F तक आइसोमॉर्फिक थे ना दोनों, तो किसी भी तरफ से आइसोमॉर्फिज्म हमें मिल सकती है, F से इस तरफ और इस डायरेक्ट सम से F की तरफ। तो मैंने यहाँ पे जो आइसोमॉर्फिज्म यूज की है वो डायरेक्ट सम से F तक यूज की है। क्यों यूज की है? क्योंकि डायरेक्ट सम की तो बेसिस डिफाइन करना आसान थी, वो मैंने बेसिस डिफाइन कर ली। इस बेसिस के ऊपर जब मैं साई अप्लाई करूंगी तो साई का होमोमॉर्फिज्म होना जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराता है कि साई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस बेसिस विल बी द बेसिस ऑफ F। ये चीज आपने खुद शो करनी है। आपने क्या शो करना है कि अगर ये वाला जो सेट है ये बेसिस है, तो साई ऑफ थीटा एक्स का जो सेट है ये भी बेसिस बन जाता है। ये आपने खुद शो करना है। बेसिस बनने के लिए दो कंडीशंस मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ कि एफ का हर एलिमेंट लिखा जा सके एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, और दूसरी चीज ये कि ये जो सेट है, ये जो साई ऑफ थीटा एक्स का सेट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने शो करना है 1 implies 4। अब 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1, ये हमने सब शो कर दिए। अब हम जाते हैं 1 implies 4 के ऊपर। 1 implies 4 में क्या शो करना है? 1 में हमारे पास है कि F हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, और 4 में हमने एक ऐसे यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की एग्जिस्टेंस शो करनी है जो कि F बार है फ्रॉम F to A such that F bar I is equal to F। ऐसे यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की एग्जिस्टेंस शो करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक मैप एफ बार डिफाइन किया। वो किस तरह से डिफाइन किया? उसके लिए पिछली जो गिवन चीजें हैं जो हमारी सपोजिशन में उनको यूज किया है। सपोजिशन हमारी क्या थी कि एफ हैज नंबर 1 में एफ हैज बेसिस, तो बेसिस को हमने एक्स का नाम दे दिया, लेट एक्स बी बेसिस ऑफ एफ, एंड आई फ्रॉम एक्स टू एफ बी इंक्लूजन मैप। जो जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, वैसे उसने आई जो है वो भी 4 में डिफाइन कर दिया हुआ है कि ये एक मैप गिवन मैप होगा, और इसका नाम क्या है? इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप असल में आइडेंटिटी मैप होता है। किस तरह से कि एक्स जो है वो सबसेट है, एफ का मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स एफ में मौजूद हैं, तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड एफ फ्रॉम एक्स टू ए, ये भी गिवन मैप है। कंडीशन 4 का डिफाइन एफ बार फ्रॉम एफ टू ए। एफ बार किस तरह से डिफाइन करना है? मैंने ये जो साइड डायग्राम है इसको यहाँ सामने बना दिया कि एक्स से एफ जो मैप है उसका नाम आई है, एक्स से ए तक जो मैप है उसका नाम एफ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने जो मैप डिफाइन करना है वो कहाँ से होगा? एफ से ए तक। इसका नाम क्या है? एफ बार। अब इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ से भी हमें वो बात पता चलती है कि एफ बार, यहाँ से हम एरो यूं देख रहे हैं, एफ बार इंटू आई इज इक्वल टू एफ। ये चीज भी हमें शो करनी है। एफ बार को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एफ बार है एफ से ए तक। एफ का हर एलिमेंट, मैंने इसको एफ के एलिमेंट को स्मॉल एम से शो किया है। एफ बार ऑफ एम इज इक्वल टू एफ बार ऑफ समेशन आर आई एक्स आई। ये मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो एफ है ये फ्री मॉड्यूल है, तो फ्री मॉड्यूल का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो इस वजह से m को लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। तो मैंने m की जगह पे लिख दिया f बार ऑफ दिस समेशन r i x i। अब यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कि ये इक्वल है समेशन r i f ऑफ x i के। मतलब ये जो f बार है हमने इसकी डेफिनेशन को इस तरह से लेना है, क्योंकि हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, हमने इसको इस तरह से डिफाइन करना है कि हम इन्हीं दोनों मैप्स को जो है वो यूज कर सकें। तो f जो है ये गिवन है कि ये r मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है x से a तक। मतलब x के एलिमेंट्स के ऊपर जब f अप्लाई होता है तो वो एलिमेंट्स किस में चले जाते हैं? a में। मतलब a के अंदर f ऑफ x i's की फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे जो f बार का की जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि समेशन ऑफ, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f ऑफ x i।
तो यूं समझ लें कि एफ बार को हमने यूं से डिफाइन कर लिया। अब शो क्या क्या करना है, हमने शो करना है कि एफ बार इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को शो करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि दो एलिमेंट्स इक्वल हैं और शो करते हैं कि इन दोनों के ऊपर एफ बार की जो डेफिनेशन है वो भी इक्वल आएगी। और ये मैंने किस तरह से शो किया, वो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, यहाँ शो हुआ है। जहाँ से नहीं समझ आएगा उसे आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एफ बार को हमने होमोमॉर्फिज्म शो करना है। होमोमॉर्फिज्म भी मैंने यहाँ सामने शो किया हुआ है। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एफ बार ऑफ m1 प्लस एफ बार ऑफ m2। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन के आर अगर रिंग का एलिमेंट है, m f का एलिमेंट है, तो एफ बार ऑफ आर m जो है ये इक्वल आ जाना चाहिए r इंटू एफ बार ऑफ m के। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि एफ बार आई इज इक्वल टू एफ। ये मैंने यहाँ शो किया। एफ बार आई जो है वो एक्स सेट से डिफाइन हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ बार आई ऑफ एक्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई एक्स से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो स्मॉल एफ है ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसको जब अप्लाई करना है तो किसके एलिमेंट के ऊपर, एक्स के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है। तो एफ बार आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैप है तो ये इक्वल आ जाएगा एफ बार ऑफ एक्स के। एक्स अब किस में चला गया है, आई के अप्लाई हो जाने के बाद किस में है, एक्स एफ के अंदर है। एफ के अंदर तो एफ का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो वो चीज मैंने यहाँ पे यूज की, एक्स को लिख लिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स आई का लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर एफ बार की डेफिनेशन को यूज कर लिया और यही वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हम लिख सकते हैं एज एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या शो कर दिया कि एफ बार आई इज इक्वल टू एफ। अब क्या चीज रहेगी, अब इस एफ बार की यूनिकनेस प्रूव करना रहेगी। यूनिकनेस हमने किस तरह प्रूव करनी है कि अगर हम एक मैप जी ले लेते हैं फ्रॉम एफ टू ए, सॉरी यहाँ पे आना था जी फ्रॉम एफ टू ए, जी फ्रॉम एफ टू ए अगर हम ले लेते हैं कोई और आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जी आई इज इक्वल टू एफ है, तो असल में जी को इक्वल होना चाहिए एफ बार के। मैंने यहाँ पे इनका इक्वल होना भी शो कर दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं आई ऑफ एक्स, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी मैप है। तो आई ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के, तो एक्स इक्वल होगा आई ऑफ एक्स के। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोजिशन की डेफिनेशन जी आई ऑफ एक्स करके लिख दिया। जी आई इक्वल है एफ के, हमारी सपोजिशन के मुताबिक। बिल्कुल इसी तरह से एफ बार ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ बार आई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ बार आई कंपोजिशन की डेफिनेशन ऑफ एक्स। एफ बार आई जो है वो भी इक्वल टू एफ है, जैसा कि हम यहाँ पे शो करके आए हैं, ये एफ बार आई इज इक्वल टू एफ। तो हमें क्या पता चला कि जी ऑफ एक्स भी इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है और एफ बार ऑफ एक्स भी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो जी इज इक्वल टू एफ बार के। असल में हम ये शो करना चाहते हैं कि एफ बार जो ऐसा आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है जो कि एफ से ए तक है, वो सिर्फ यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, कोई दूसरा अगर होगा भी तो वो एफ बार के इक्वल ही आ जाएगा। एक्सरसाइज में मैंने जनरली ये बात लिख दी है कि प्रूव ऑल द थिंग्स इन लेक्चर दैट आई हैव नॉट प्रूव। जो मैंने प्रूव नहीं की वो सब आपने प्रूव करनी है। मैं आपको दोबारा से बता दूं आपने क्या क्या प्रूव करनी है चीजें। एक तो आपने ये प्रूव करना है ये कि अगर थीटा एक्स बेसिस है डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स की, तो साई ऑफ थीटा एक्स जो है ये बेसिस होगी एफ की, वेयर साई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म मैप है डायरेक्ट सम ऑफ आर से एफ तक। और दूसरी चीज आपने क्या शो करनी है, मैंने यहाँ पे एक फाई मैप डिफाइन किया था, फाई एक्स, ये फाई, ये जो फाई मैप है आपने इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। दो चीजें प्रूव करने वाली होगी। तीसरी चीज आपने क्या शो करनी है, तीसरी चीज आपने ये शो करनी है कि ये जो फाई एक्स है ये आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है और फाई एक्स जो है ये ऑन टू है। ये तीन चीजें आपने प्रूव करनी है। हाँ जी, अब बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन। मैम ये रिपीट कीजिएगा कौन कौन सी चीजें दोबारा करनी है। बेटा मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो आप वीडियो सुनना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या प्रूव करना है। वीडियो के एंड में जाके सुन लेना। मैं एक बार वैसे दोबारा बता देती हूँ। एक तो आपने ये शो करना है फाई एक्स इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म,
ये जो फाई एक्स डिफाइन हुआ है इसको आपने होमोमॉर्फिज्म शो करना है और इसको ऑन टू भी शो करना है। 1 to 1 तो मैंने कर दिया है, ऑन टू भी आपने करना है। एक ये चीज होगी प्रूफ करने वाली। उसके बाद एक ये मैप मैंने यहाँ फाई डिफाइन किया है, फाई फ्रॉम कॉपीज ऑफ आर टू डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स। ये जो फाई मैप डिफाइन किया है इसको आपने आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, मतलब इसको होमोमॉर्फिज्म भी, 1 to 1 भी और ऑन टू भी। 2 काम हो गए आपके करने के। तीसरा काम ये है कि अगर थीटा एक्स का सेट जो है ये बेसिस है डायरेक्ट सम ऑफ आर का, तो साई ऑफ थीटा एक्स का जो सेट है ये बेसिस बन जाएगा एफ का, वेयर साई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है कॉपीज ऑफ आर से